हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरी इस क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग की ये जो क्लासेस चल रही हैं इसमें हमने विकारी शब्दों को सबसे पहले उठाया था। विकारी में हमने 4 चीजें पढ़ी हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जिनमें से संज्ञा शब्दों को हम कर चुके हैं। संज्ञा के भेद और संज्ञा को आपस में चेंज करना, व्यक्तिवाचक से भाववाचक और भाववाचक से जातिवाचक, इस तरह से किस तरह से उन्हें चेंज किया जाता है वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। सर्वनाम का अगर शब्द का शाब्दिक अर्थ हम इसे देखते हैं तो सर्व का मतलब हो गया सबका, और नाम यानी संज्ञा। ठीक है, नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो सबका नाम या सबकी संज्ञा। तो सर्वनाम का मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस बोलकर दिखाती हूँ। आज रीना और मीना जो है वो पार्क में खेलने गई। रीना और मीना बहुत शैतान लड़कियां हैं। रीना ने मीना को के साथ वहां झगड़ा कर दिया। मीना ने रीना को मारा, रीना ने ये किया, रीना ने ऐसे किया, रीना ने वैसे किया। देखिए, हम अगर बार बार किसी का नाम लेते हैं तो जो वाक्यों में जो सौंदर्य होता है, जो सुंदरता होती है, कानों को सुनने में जो अच्छा लगता है, वो माधुर्य जो है वो सेंटेंस में से खत्म हो जाता है। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि वो सुंदरता वो जो है वो उस वाक्यों में उस गद्यांश में बनी रहे। तो हम किसी भी चीज का नाम जो है वो बार बार रिपीट नहीं करते, बल्कि उसकी जगह कुछ अन्य शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो आप होप कि सबको समझ आ गया होगा। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम सर्वनाम की। बहुत इजी सी डेफिनेशन है: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम बाजार गया। राम ने सब्जियां खरीदी। राम ने फल खरीदे। फिर राम घर आया। उसके बाद राम खेलने गया। देखिए, ये कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं। इन सेंटेंस में हमने बार बार राम 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 शब्दों का प्रयोग किया, तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अब हम इसकी जगह कुछ अलग शब्द रखते हैं। राम बाजार गया, उसने सब्जियां खरीदी, उसने कुछ फल खरीदे, फिर वह घर आया, उसके बाद वह खेलने गया। अब देखिए, हमने राम शब्द को बार बार रिपीट न करके उसकी जगह उस, वह, ठीक है, ये शब्द हमने यहाँ पर प्रयोग किए।
तो जिन शब्दों को हम संज्ञा की जगह पर काम में ले रहे हैं वही शब्द हमारे जो है सर्वनाम कहलाते हैं। आई होप कि आपको सर्वनाम और सर्वनाम की जो परिभाषा है वो समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेदों की। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये सर्वनाम और सर्वनाम के भेदों की अगर हम बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और ये 6 भेद होते कौन कौन से हैं? तो पहला जो भेद है वो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है हमारा निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, और लास्ट 6ठा नंबर है निजवाचक सर्वनाम। इस तरीके से ये 6 जो है सर्वनाम के भेद होते हैं। आइए बारी बारी इनको पढ़ते हैं कि क्या इनमें इनकी डेफिनेशंस होती है, क्या इनमें अंतर होता है, किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें ये पता लगाना है कि ये सर्वनाम का भेद कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम की। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये वो सर्वनाम है जिसमें वक्ता जिसके बारे में बात करेगा, या तो भाई हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। अमूमन आदमी अपने जीवन में कितने लोगों से बात कर सकता है? जी बिल्कुल, आदमी जो है वो सिर्फ 3 लोगों से बात कर सकता है। एक खुद, सामने वाला, और एक जिसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 लोग उसे चाहिए बात करने के लिए। इसी आधार पर जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 ही भेद होते हैं। और ये 3 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा जो है वो है हमारा मध्यम पुरुष, और तीसरा जो लास्ट है वो है हमारा अन्य पुरुष। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बच्चों वो होता है जो बोलने वाला होता है। तो इसमें हम कहें या तो वक्ता या फिर लेखक, यानी किसी चीज को बोलने वाला या लिखने वाला, वो उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं कौन हूँ यहाँ पे? उत्तम पुरुष। अब इस उत्तम पुरुष में जो शब्द आते हैं वो होते हैं मैं और हम। ये दोनों ही उत्तम पुरुष के अंदर आते हैं। जो मैं मेरा, ठीक है, ये आते हैं उत्तम पुरुष के अंदर। दूसरी बात करें मध्यम पुरुष की। अब अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मुझे कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए जिससे मैं बात करूं। तो बात करते समय जिससे हम बात कर रहे हैं वो होगा या तो हमारा, जब मैं बोल रही हूँ तो एक तो सुनने वाला होगा यानी श्रोता, और अगर मैं लिख रही हूँ तो उसको कोई पढ़ने वाला होगा, तो यानी पाठक। ठीक है, अब इस श्रोता और पाठक में आएगा कौन? तुम, तू, तुम्हें, ये जो है इसमें आएंगे मध्यम पुरुष में। अर्थात वे व्यक्ति जो कही गई बात को सुन रहे हैं, सुनने वाला जो है वो हो जाएगा हमारा
मध्यम पुरुष। तो फिर अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष वो होता है जिसकी हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। भाई हमें कोई टॉपिक भी तो चाहिए ना, किसी के बारे में बात करने के लिए। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है अन्य पुरुष। इस अन्य पुरुष में बात करें तो ना तो इसमें वक्ता होगा, ना ही इसमें श्रोता होगा, ना ही इसमें लेखक होगा, और ना ही इसके अंदर पाठक होगा। तो फिर कौन होगा इसके अंदर? इसके अंदर कोई अन्य पुरुष आएगा, और उस अन्य पुरुष के लिए हम जो शब्द यूज करेंगे, काम में लेंगे, वो शब्द हमारे हो जाएंगे वह, वे, उन्हें, उसे आदि। ये शब्द जो है ये हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए काम में ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे अन्य पुरुष। अच्छा, अब कुछ बच्चे समझ लेते हैं, अन्य पुरुष का मतलब हो गया जो यहाँ नहीं है, कहीं और है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर करनी जरूरी है बच्चों कि अन्य पुरुष का मतलब ये नहीं होता कि जो दूर ही होता है वही अन्य पुरुष होता है। एक ही कमरे में भी, एक ही जगह पर भी अन्य पुरुष हो सकता है। मान लीजिए एक जगह पर कोई 3 जने बैठे हुए हैं, और जिनमें से 2 जने बात कर रहे हैं और तीसरा जो है वो अपना कोई काम कर रहा है। मान लीजिए 2 जने जो है वो बैठकर कुछ खा रहे हैं, ठीक है, तो और तीसरा जो है वो अपने किसी काम में बिजी है। अब दोनों जो बैठकर खा रहे हैं उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने कहा कि उसे भी बुला लेते हैं। अब ये जो उसे उन्होंने कहा, ये उसे शब्द उस तीसरे व्यक्ति के बारे में है जो वहीं पर बैठा हुआ है। या एक और उदाहरण की बात करें, मान लीजिए आप किसी ठेले पर कुछ चाट खा रहे हैं और वहीं पर एक भिखारी जो है वो बड़ी कातर दृष्टि से आपको देख रहा है। आपके मित्र ने कहा कि इससे भी कुछ खिला देते हैं ना। अब ये जो इससे हो गया, ये भी यहाँ पर क्या है? अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष का मतलब कभी भी ये ना सोचे कि जो यहाँ पर नहीं है वो अन्य पुरुष होगा। अन्य पुरुष का मतलब होता है जो जिससे डायरेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष। तो ये थे हमारे तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। अब हम कुछ उदाहरणों से समझ लेते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, मैं बाजार जा रही हूं। तो जो यहाँ पर मैं शब्द है, मैं हम अपने लिए यूज करते हैं। तो ये उदाहरण हो गया हमारा उत्तम पुरुष का। ठीक है, अब बात करें अगले उदाहरण की, तो तुम अपना कार्य करो। यहाँ पर जो तुम है ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष, क्योंकि हमने इसको बोला है, तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष। वह रोज खेलने जाता है। यहाँ पर जो वह है ये हो गया हमारा अन्य पुरुष। इस तरीके से जो पुरुष होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने पढ़े। पहला हो गया उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष जो हमारी बात को सुन रहा है, उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, बोलने वाला हो गया उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष हो गया जो हमारी बात को सुन रहा है, जिसको हम बात बोल रहे हैं, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हो गया अन्य पुरुष। ये तीनों उसके उदाहरण हो गए। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले भेद की, जो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो भेद है हमारा वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर डेफिनेशन की बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम में, तो
वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चितता का बोध कराते हैं। अर्थात यहाँ पर चीजें जो है वो कैसी होंगी, निश्चित होंगी, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से चीजें जो है वो निश्चित होती हैं। तो उसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों को समझते हैं। तो जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, देखिए इसके कुछ एक तरीका होता है, उस तरीके की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो ये तरीका क्या होता है कि जब कोई सर्वनाम शब्द आता है, ठीक है, पहला कोई सर्वनाम शब्द आ गया, उसके बाद कोई विशेषण आ जाए या विशेषण के की जगह कोई दूसरा सर्वनाम शब्द आ जाए, उसके बाद हमारी कोई संज्ञा आए और फिर क्रिया आए। इस तरह का अगर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो सर्वनाम शब्द है और ये संज्ञा शब्द, इन दोनों में क्या कोई संबंध है आपस में। अगर सर्वनाम और संज्ञा शब्द में आपस में संबंध है, अगर यही सर्वनाम शब्द ही संज्ञा है, तब तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और अगर ये सर्वनाम और ये संज्ञा दोनों अलग अलग हैं, तो फिर वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। समझते हैं इसे एक उदाहरण से कि कैसे ये होगा। वह लंबा लड़का खड़ा है। मैंने एक उदाहरण लिया, देखिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, पहला हो गया इसमें सर्वनाम, ठीक है, उसके बाद बात करें तो लंबा हो गया हमारा विशेषण, और उसके बाद है लड़का, तो लड़का हो गया हमारा संज्ञा। अब इसमें हमें तीन चीजें हमने फाइंड कर ली है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो वह शब्द है, क्या ये वह शब्द वही लड़का ही है या कोई और है। तो वह लंबा लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है? लड़का। कौन खड़ा है? वह। अर्थात ये जो वह शब्द आया है, ये इस लड़के के लिए ही आया है, इसलिए ये जो है ये हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें तो वह लंबा रास्ता तय करके आया है। ये एक उदाहरण लिया हमने, वह लंबा रास्ता तय करके आया है। देखिए यहाँ पर भी वह है, यहाँ पर भी लंबा है, लड़के की जगह हमने ले लिया रास्ता। अब ये भी संज्ञा है और ये सर्वनाम। अब इन दोनों में हमें आपस में संबंध देखना है। वह लंबा रास्ता तय करके आया है, तो वह कौन? यानी संज्ञा, सॉरी सर्वनाम, कोई भी, जैसे राम, तो वह शब्द किसके लिए आया? राम के लिए। राम लंबा रास्ता तय करके आया, तो यह वह शब्द किसके लिए आया? राम के लिए। लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पर जो वह शब्द आया था वो लड़के के लिए आया था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यह वह शब्द रास्ता के लिए नहीं आया, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। पोस्ट कर दी।